नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी गोधूली भाग 2 पढ़ने वाले हैं। आपको बताते चले कि गोधूली भाग 2 ये बुक का नाम है और गोधूली भाग 2 जो है ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। गोधूली भाग 1 जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बताते चले कि ये पार्ट 1 है, जो पार्ट 1 के मतलब एक वीडियो का नाम है पार्ट 1, यानी कि पार्ट 1 है जो पहला नंबर पार्ट है क्या जी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी 1 नंबर एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और पार्ट 3 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं। आज लेक्चर पार्ट 1 में ओनली 1 लेक्चर आपको मिलेगा। जब भी आप किसी सब्जेक्ट का या किसी भी चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, उसमें ओनली 1 लेक्चर मिलेगा। पार्ट 2 में आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, और पार्ट 3 अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाता है। चलिए हम लोग आज सबसे बेहतर जो है हम अपने संविधान के रचयिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके द्वारा लिखा हुआ जो चीज है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। खास करके आप लोग याद रखिएगा, क्लास 10th हिंदी का है ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। जो क्लास 10th का है हिंदी है, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों 2024 में, उनके लिए खास तौर पे बहुत ही अच्छा है। पहला नंबर एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज का नाम है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आपको बताते चले कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर हैं, जो संविधान के रचयिता के नाम से हम लोग उनको जानते हैं। और आपको बताते चले कि ये एक निबंध है, ये क्या है, एक निबंध है। इसमें जातिवाद के लेकर के कुछ बात किया गया है कि जातिवाद यानी कि जाति के नाम पर में जो काम को बंटवारा कर दिए हैं उस पे बात किया गया है और उन्हीं पे लिखा गया है। ये एक प्रकार के भाषण भी है, जो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में लिखा गया था, पाकिस्तान में बोलने के लिए लिखा गया था भाषण, और उसी को ना किया जा सका, यानी कि उस भाषण को वहाँ नहीं बोला जा सका, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पूरी बात अगर जानेंगे, पूरा एक्सरसाइज आपको बताते चले कि संपूर्ण पाठ का निचोड़, बिल्कुल हम निचोड़ करके जो रस जो होता है ना, पूरे चीज को हम निचोड़ करके और मेन जो ओरिजिनल जो चीज होता है वो हम आपको देने वाले हैं। मात्र एक ही वीडियो में पूरा लेक्चर खत्म कर देंगे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें से पूरा निचोड़ करके आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर अगर बच जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। जो हमारा नंबर अगर पहले वाले वीडियो देखे होंगे उसमें आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में खोजिएगा उसमें आपको नंबर या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके बारे में। पहले जानकारी लेंगे लेखक के बारे में। आपको बताते चले कि लेखक इनका कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। लेखक का क्या नाम है, भीमराव अंबेडकर जी। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर के पूरा जीवन का संक्षिप्त जानकारी हम लोग को जरूरी है। क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर हमारे देश के लिए इतने महान महान कार्य कर चुके हैं कि पूरा जिंदगी के बारे में जानने की उत्सुकता जाग जाती है कि आखिर इन्होंने क्या किया है, इनके बारे में इतना पढ़ना हमको क्यों है। और ये आप लोग कभी भी सुने होंगे, इसलिए आपको बताते चलें। और इसमें देखिए कुछ कुछ खास बात बताएंगे, जैसे इनका जन्म कब हुआ है, तो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। यानी कि अगर कोई भी अगर पूछे या ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाता है क्वेश्चन, ये अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछना ही पूछना है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए खास तौर पे चैप्टर भी है और खास तौर पे खास व्यक्ति के लिए द्वारा जो लिखा गया है वो भी चीज है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनका जन्म के बारे में अगर बात करें कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। इनका जो जन्म का स्थान है वो महू नाम का एक नगर है, वहां पर जन्म हुआ है, जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश थी में पड़ता है, राज्य में पड़ता है। इनका जो निधन होता है, निधन 6 दिसंबर को होता है। किस दिसंबर को, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, यानी 65 साल में इनका देहांत हो जाता है। 6 दिसंबर 1965 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और वो नई दिल्ली में होता है। क्या में होता है, नई दिल्ली में। क्या होता है, नई दिल्ली में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जिस जगह पे नई दिल्ली में इनका मृत्यु होता है उस जगह का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करके ही नाम पड़ जाता है इनके उस जगह का नाम। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। इनका निधन दिल्ली में होता है। और इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर बताते चले तो इनका एक परिवार, इनका जो दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था दलित परिवार में, यानी कि महार जाति में जन्म हुआ था। कहा जाति में, जाति का नाम है महार, जो एक महार जाति में दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आगे बताते चले इनके माता पिताजी के बारे में, तो इनके पिताजी का नाम है रामजी मलोजी सकपाल। क्या नाम है, रामजी मलोजी सकपाल। रामजी
मलोजी सकपाल, सकपाल, क्लियर, रामजी मलोजी सकपाल। उसके बाद अगर माता जी के नाम हम लोग जाने तो इसका माता जी का नाम है भीमाबाई सकपाल। क्या? भीमाबाई, भीमाबाई सकपाल, सकपाल, क्लियर। चलिए, पिताजी का नाम क्या है? रामजी मलोजी सकपाल। पिता माता जी का क्या नाम है? भीमाबाई सकपाल। क्या नाम है? भीमाबाई सकपाल, क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा अगर हम लोग जाने तो देखिए बताते हैं आगे के बारे में कि इनकी शिक्षा कहाँ तक हुआ। तो शिक्षा इन्होंने बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी बड़ौदा इनका शिक्षा जो है वहीं पर हुआ था प्रारंभिक शिक्षा, लेकिन जब आगे की पढ़ाई जो करना था वो बड़ौदा नरेश के, बड़ौदा के एक नरेश थे, राजा थे, उनके अथी रुपया पैसा पर, यानी कि उनके पूरा संपत्ति पे वो कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए थे। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि उनके प्रोत्साहन, यानी कि उनका जो छात्रवृत्ति मिला, उनकी छात्रवृत्ति कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रोत्साहन राशि का मतलब होता है कि पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि किसी दूसरे लोग होते हैं जो उनको पैसा देकर के उनको आगे की पढ़ाई करवाना चाहते हैं, उनको बोलते हैं। तो कहता है कि बड़ौदा के नरेश जो है उनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए, यानी बहुत ज़्यादा विशेष पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वो न्यूयॉर्क गए, यानी कि अमेरिका में गए। दूसरा नंबर पे कहाँ गए? वहाँ से आए और उनके आने के बाद फिर लंदन गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, और लंदन में उनका पढ़ाई जो है बिल्कुल कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग इसके विशेष अध्ययन के बारे में जानेंगे। तो इनका जो अध्ययन था ये संस्कृत के धार्मिक में बहुत ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किए, संस्कृत में धार्मिक पढ़ाई बहुत ज़्यादा की है। साथ साथ ये पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए इन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि पढ़ा, क्लियर। आगे अगर हम लोग जानेंगे कि इनका उपाधि, उपाधि के मतलब होता है उपनाम। उपाधि मतलब क्या होता है? उपनाम, यानी कि इनको उपनाम के भी नाम से जाना जाता है। यानी ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम से इनका मेन जो अथी नाम है, संपूर्ण नाम है, ये हो जाता है, लेकिन इनका उपनाम के नाम से भी जानते हैं कि अगर उपनाम बोले तो बिल्कुल उन्हीं पे सटीक बैठता है कि नहीं, उन्हीं को हम लोग जानते हैं। जैसे में संविधान का निर्माता, उनको हम लोग संविधान के निर्माता या संविधान का पिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संविधान के निर्माता या संविधान के पिता भी हम उन्हें कहते हैं। किनको? एक भीमराव अम्बेडकर को, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। अगर आगे बात किया जाए तो मानव मुक्ति के पुरोध्याय की रहे हैं, यानी मानव मुक्ति के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और उनके नाम से भी कहते हैं कि मानव को मुक्ति दिलाने का, यानी सभी चीज का छुटकारा दिलाने का। जैसे में हो जाता है कि गरीब आदमी बड़े के मुकाबले नहीं चल सकता, यानी गरीब आदमी को बड़े जाति के साथ में बिल्कुल उठना बैठना ऐसा नहीं था, ये सारे चीजें मुक्ति दिलाए हैं। तो ये सब कह सकते हैं कि मानव मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा क्या किए हैं? ये काम किए हैं। साथ में हम लोग ये जानेंगे कि भीमराव अम्बेडकर की चिंतन और रचनात्मकता के जो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति मतलब हम आपको कह सकते हैं कि मोटिवेशन, यानी मोटिवेट करने वाले जो व्यक्ति हैं, ये मोटिवेट हुए हैं 3 व्यक्ति से। कितने व्यक्ति से? 3 व्यक्ति से। भीमराव अम्बेडकर जो है अपने पूरे जीवन काल में मात्र 3 व्यक्ति जो ऐसे हुए जिनको से खास तौर पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये मोटिवेट हुआ, उन्हीं के प्रेरित होकर के इन्होंने अपना ये लक्ष्य चुना और देश को भलाई करने के लिए, जनता की भलाई करने के लिए ये रास्ता अपनाए थे। जिनका मेन नाम है बुद्ध भगवान आते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध आते हैं। साथ में कबीर दास आते हैं, जो कबीर जो कवि हैं, दोहा वहा लिखते हैं। और ज्योतिबा फुले, इनके नाम भी आप लोग जानते होंगे, जो हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति रह चुके हैं, है ना। और इन्हीं के बारे में आगे अगर जाने कि इनके कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 को हमेशा अक्सर पूछते ही रहता है। तो इसलिए आपको इसमें से 10 के 10 याद कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे के जब 2024 के एग्जाम या 25 के एग्जाम अगर किसी को देना हो तो उसमें किसी का छूटा ना रह जाए। इसलिए आपको बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम यादें कर लीजिएगा इसको। क्या होता है? सबसे पहला नंबर जो है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, पहला नंबर जो है ये बुक का नाम है। दूसरा नंबर बुक का नाम है जिसके बारे में हम जानेंगे कि जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा नंबर है कि द अंटरवेल्स। चौथा नंबर है हु आर दे, और 5वां नंबर जो है हु आर शूद्राज। छठा नंबर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा, है ना। अगला हम जानेंगे थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। और 9वां नंबर जानेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, यानी कि औरत।
कहता है 10वां नंबर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन या ऑफ कास्ट यानी कि इनका जो पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे बुक सारे के सारे इंग्लिश में, वैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इंग्लिश में लिखा हुआ सारा बुक है ना, यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा ये लिखा करते थे बुक, ये इंग्लिश के बुक। और एक भी जो है हम जो पढ़ने वाले हैं जाति प्रथा का श्रम विभाजन, ये भी इंग्लिश में ही इनका लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में जो अनुवाद किए हैं, हिंदी के अनुवादक इनका कोई और है, यानी कि इन्होंने हिंदी में अनुवाद नहीं किए, है ना। यानी कि हिंदी के अनुवाद के बारे में भी अगर हम लोग जाने तो हिंदी के अनुवादक जो है ललई सिंह यादव है। कौन है हिंदी के अनुवादक? कौन है? ललई सिंह यादव। तो ये बात हम लोग जानते रहेंगे इन्हीं के बारे में कि हिंदी के अनुवादक कौन है? ललई सिंह यादव। यानी भीमराव अम्बेडकर के पूरा रचना है जो भाषण के तौर पर भी मिल जाता है और अथी के तौर पर भी मिल जाता है, कहानी कविता के तौर पर भी मिल जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तब भीमराव अम्बेडकर जो है का हिंदी में संपूर्ण, भीमराव अम्बेडकर जितना जो लिखे हैं उसको हिंदी करके, इंग्लिश में से सारा चीज लिखा हुआ लेकिन इसको हिंदी में करके, यानी पूरा हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय यानी जितने इन्होंने लिखे हैं सारे चीज को भारत सरकार कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार कल्याण मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा इनका जो हिंदी में क्या किया गया है, इनका एक बुक का 21 खंडों में टुकड़ा कर करके और पूरे को छपाई कर दिया गया है, यानी कि पूरे को क्या कर दिया गया है? प्रकाशित कर दिया गया है, जिसका नाम है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय से नाम से आपको मिल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से आपको पूरा 21 खंडों के मिल जाता है, यानी 21 खंड में टुकड़ा किया गया है, जो भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय है इनके द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग जानेंगे इस पाठ के विशेष के बारे में। तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस अध्याय का क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण, एकदम विख्यात यानी सबसे सुपरहिट या कह सकते हैं आप, सबसे सुपरहिट जो भाषण है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी में रूपांतरण जो किए हैं उसका नाम होता है क्या? जाति भेद का उच्छेद। क्या नाम है? जाति भेद का उच्छेद से जो ये लिया गया है। आगे हम लोग जानेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो हिंदी रूपांतरण है उसको कौन किया है? ललई सिंह यादव। अभी बता रहे थे कि ये जो बुक है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इंग्लिश में है, इसको हिंदी में जो किए हैं वो कौन किए हैं? ललई सिंह यादव ने किए हैं, जिसका नाम रखे हैं जाति भेद का उच्छेद। जिसका क्या नाम रखे हैं? जाति भेद का उच्छेद नाम रखे हैं, यानी पूरा एनिहिलेशन ऑफ द क्या है? कास्ट से, यानी पूरा के पूरा नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये अंग्रेजी नाम है लेकिन इसको हिंदी में नाम जो दिए हैं ये जाति भेद का उच्छेद नाम दिए हैं। कौन? ललई सिंह यादव। पूरे जाति भाषण को हिंदी में करके रूपांतरित कर चुके हैं, अनुवाद कर चुके हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि इनको किस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो देखिए इनका महान कार्य जानेंगे कि महान काम कौन कौन किए हैं और इसके लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। यानी कि जानेंगे कि इन्होंने समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों के लिए समाज में और साथ में क्या में? ये राजनीतिक दल में, समाज में और राजनीतिक दल में दोनों में बहुत ही सक्रिय यानी बेहतर ढंग से इन्होंने भूमिका अपनी निभाई है। और साथ में अछूतों के लिए, कि स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अथक प्रयास किए, यानी बहुत ज्यादा प्रयास किए, यानी बेहतर प्रयास करना मतलब बहुत ज्यादा प्रयास कर चुके हैं। किसके लिए? अछूतों के, स्त्रियों को और मजदूरों को, अछूत को, स्त्रियों को और मजदूरों को अपना अधिकार दिलाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर चुके हैं। जितना इनको से हो सकने वाला था, जितना शायद इंडिया में कोई नहीं कर सका, उससे ज्यादा इन्होंने कर चुके हैं। इसलिए इनको हम लोग इतना महान मानते हैं, है ना। कहते हैं कि इनके साथ ही भारत के संविधान निर्माण में भी महान भूमिका है। यानी एक काम तो किए ही करबे किए, साथ में भारत का जो संविधान जो बना था, ये भारत के संविधान निर्माता के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। भारत के संविधान निर्माता यानी भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें बहुत ज्यादा योगदान जो रहा, ये किनका रहा है? ये रहा है भीमराव अम्बेडकर जी का, है ना। चलिए आगे हम लोग जानेंगे क्या? पाठ का परिचय। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है, पाठ का परिचय। इससे जानने से हमको ये पता चलता है ना कि इस कहानी में आखिर मेन टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए, तो ये हमको पता चलेगा और उसके बाद हम लोग सारांश जान जाएंगे। चलिए हम लोग जानेंगे कि ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ, यानी कि यह पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण, लेखक के विख्यात है, लेखक जो है बहुत बड़ा भाषण एक लिखे थे, उसमें से एक टुकड़ा लेकर के लिया गया है। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के लिखा हुआ है जो बहुत बड़ा भाषण होता है,
उसमें से एक टुकड़ा निकाला गया है और उसको हम लोग नाम दे दिए हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, एक भाषण का बुक है, एक भाषण का बुक है। इसी में से एक टुकड़ा है, जो टुकड़ा यानी कि अंश मतलब होता है हिस्सा या टुकड़ा कर सकते हैं, एक अंश है जो टुकड़ा है जो हम लोग को पढ़ना है। कहता कि यह भाषण लाहौर में जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था। ये जो भाषण है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भाषण कहाँ के, ये भाषण लाहौर में, जो भी पाकिस्तान में पड़ गया, जब से बंटवारा हुआ है भारत और पाकिस्तान का, तब से पाकिस्तान में चला गया लाहौर, और वहां पर जाति पाति के नाम पर एक भाषण सम्मेलन होना था, जिसका नाम है क्या, लाहौर में जो होने वाला था उसका नाम है जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन, का नाम उसका होता है। और वहीं के बोलने के लिए यह तैयार किया गया था भाषण। आयोजकों यानी कि जो उसका आयोजन करने वाले थे, वो आयोजकों की सहमति न होने के कारण ये जो सम्मेलन है इसको स्थगित कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया था। जब रुक गया तो ये भाषण को नहीं बोला जा सका, पता कि ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका। लेखक ने जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता यानी जाति पाति के जो बीच में असमानता था, समान नहीं था, बराबरी नहीं था, असमानता था, असमानता के कारण ही विरोध किए थे और उसके पे ये भाषण कुछ लिखे थे। पता कि इस आलेख के माध्यम से लोगों के, यानी इस भाषण के माध्यम से वो लोगों को बताना चाहते थे या दिखाना चाहते थे कि मानवीयता, सामाजिक सद्भावना और भाईचारा जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि इस भाषण से ये प्रोत्साहित करना चाहते थे या ये बताना चाहते थे लोगों को कि लोगों के अंदर जो मानवीयता, इंसानियत है वो अंदर से जगाना चाहते थे, वो ये करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। साथ में उनका लोगों के द्वारा जो भाईचारा होता है, इंसानियत का जो भाईचारा के रूप में अंदर से जगाना चाहते थे और जगाने का प्रयास कर रहे थे। क्या क्या, मानवीयता यानी इंसानियत और समाज के सद्भावना, यानी समाज के ऊपर उनका सद्भावना यानी सही भावना और भाईचारा जैसे जो मानवीय जो अथी है उसको क्या करना था, जगाने का प्रयास कर रहे थे यानी कि कोशिश किए। लेखक का मानना है कि आदर्श समाज यानी कि आदर्श मतलब बहुत बढ़िया, और समाज में क्या करता था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का होना आवश्यक है। जब भी आप बढ़िया समाज का निर्माण करेंगे, या बढ़िया समाज की बात छोड़िए, बढ़िया ग्रुप, अगर स्कूल में पढ़ने वाले ग्रुप की अगर निर्माण भी करते हैं हम लोग, जैसे क्रिकेट का हो गया कि नहीं, 10th क्लास 9th क्लास के साथ में अगर क्रिकेट हो रहा है, या 10th क्लास अगर 11th 12th क्लास के साथ में क्रिकेट कर रहा है, तो हम लोग कभी भी क्रिकेट का एक टीम बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं तो उसमें बेहतर टीम खोजने का कोशिश करते हैं। लेकिन बेहतर टीम जब कोशिश कब होगा, जब उसमें कुछ नियम लागू होगा, वैसा नियम जो सबको मानना चाहिए और सबसे बेहतर, जिससे वो नियम लागू करने से उस जो हमारे टीम है उससे जीत दिलाए और बढ़िया खेल सके, इसलिए कुछ नियम रखते हैं। उसी तरह से आदर्श समाज बनाने के लिए कुछ नियम होता है। वो नियम क्या होता है, वो नियम होता है कि समाज में यानी कि लोगों के बीच में समानता होना चाहिए, यानी लोगों को एक नजर से देखना चाहिए, लोगों के बीच में बराबरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊंच नीच की तरह होगा तो दोनों फूट पड़ेंगे, यानी कि गरीब अलग और अमीर अलग, ये जाति पाति में बता रहे हैं, और ऐसा होता है। लेकिन अगर समानता रहेगा तो भाईचारा की तरह बना हुआ रहेगा, भाईचारा साथ में होना चाहिए, स्वतंत्रता, आजादी होना चाहिए। अगर आजादी नहीं रहेगा कि नहीं हम खुल करके खेलेंगे, अगर कोई खेल में अगर कर रहे हैं तो कोई खुल करके खेलेगा, कोई कह रहा है कि नहीं हम खुल करके बैटिंग करेंगे, वो कहे खुल करके हम बॉलिंग करेंगे, तो इस तरह से कर सकते हैं। आप बताइए, ये स्वतंत्रता उनके अंदर होना चाहिए, है ना, ये नहीं कि उनको रोक दिया जाए कि नहीं तुम इतना करो तो इतना ही करो, तुम ऐसा काहे कर दिया, इस तरह से नहीं करना चाहिए, है ना। आगे चलेंगे हम लोग, इस पाठ का पूरे सारांश जानेंगे। सारांश आपको शुरू करने से पहले एकदम आपको बताएंगे कि एकदम क्लास में एकदम बवाल की तरह घूमते रहिए, एकदम बवाल मच जाना चाहिए, और एकदम शेयर कीजिए खूब। अगर पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो दबा के कीजिए। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास इतना शेयर कीजिए कि वो देखते देखते वो थक जाए, बोले कि भाई बस कर, या वे हम खुद सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करके वीडियो तुम्हारे पास भेजेंगे का 10 के पास और भेजेंगे। अब तुमको हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, खुद एकदम मच जाएगा या बस सब्सक्राइब कर रही है, अब मत भेजो, अब हम दूसरा कोई भेज करके और सब्सक्राइब करवाएंगे। ये होना चाहिए अंदर से, है ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। शुरुआत वाला जो हम लोग शुरू कर रहे हैं कि प्रस्तुत मतलब होता है इस, यानी कि इस पाठ में, यानी प्रस्तुत पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में हम जानेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है में लेखक ने समाज जातीय आधार पे, यानी जात के आधार पे, जातीय आधार पे
की जाने वाली असमानता के खिलाफ, असमानता के यानी असमानता, समानता नहीं असमानता के खिलाफ अपना विचार प्रकट किए हैं। लेखक ने असमान जाति के खिलाफ में जो असमानता होता है, बराबरी नहीं होता है, उस ऊंच नीच पे क्या किए हैं, ये ऊंच नीच पर अपना विचार प्रकट किए हैं एकदम खिलाफ में कि हम इससे सहमत नहीं है। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में, लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक है। कटु मतलब बहुत ज्यादा कटु समर्थक यानी साथ देने वाले हैं कि जातिवाद के लोग जातिवाद पे बहुत ज्यादा समर्थक हो चुके हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उनका कहना है, कहता है कि उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन है वो क्या है, ये आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार तो कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा तो है, जो श्रम विभाजन आवश्यक है तो मान सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा जो है ना वो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप होता है। तो उसके लिए बोल रहा है कि लेकिन लेखक का ये आपत्ति है, लेखक को क्या है, ये आपत्ति है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही रूप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो आपत्ति है, इनसे इनकार करते हैं कि इससे हम सहमत नहीं है कि जातिवाद श्रम विभाजन का साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। उसे ये सहमत नहीं है कि जातिवाद जो है श्रम विभाजन के साथ तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी वो रूप लिए हुए है। श्रमिक विभाजन, देखिए श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों में काफी फर्क है। श्रम विभाजन मतलब काम का बंटवारा कर रहा है, और श्रमिक विभाजन मतलब लोगों को बंटवारा कर रहा है। तो देखिए लोगों का बंटवारा कर रहा है, काम का बंटवारा तो आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जो बंटवारा कर रहे हैं ये गलत है, इनसे सहमत बिल्कुल नहीं है। श्रम विभाजन जो है ये किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। श्रम विभाजन है वो किसी भी समाज के लिए बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है कि सब समाज के लिए यानी बढ़िया समाज के लिए श्रम विभाजन होना चाहिए। परंतु भारत की जाति प्रथा है जो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। भारत के जो जाति प्रथा है, जो जाति के आधार पे जो प्रथा चला दिया गया है, काम को बंटवारा कर दिया गया है, ये हमारे लिए भी क्या है, अस्वाभाविक है, यानी कि वो हमारे मर्जी का काम नहीं होता है। और इन पर विभिन्न वर्गों को, इन पर विभिन्न यानी कि अलग अलग वर्गों के, अलग अलग कास्टों के लोग जो है एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच का करार देते हैं। यानी कि ऊंचे लोग होते हैं, तो यानी एक जो जनरल लोग होते हैं वो नीच लोग को बिल्कुल ऊंच नीच के करार यानी कि गंदे दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होता है, तो इसको देखने के लिए नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि जाति के आधार पर श्रम विभाजन विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन जो है, एक लेखक कहते हैं कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है, जो बंटवारा किया जाता है, ये सिर्फ हमारे देश में, इंडिया में है। विदेश में कोई विदेश में यानी कि पूरे दुनिया में आप खोज लीजिए, कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें जाति के आधार पर किसी को काम बांटा गया है। सिर्फ हमारे देश में है कि ठाकुर के अगर बाल बच्चा है तो हजाम का नाई का काम करेगा, अगर बढ़ई का बेटा है यानी कारपेंटर जो है तो वो हमेशा सिर्फ लकड़ी का अथी बनाएगा, अगर कुम्हार का है तो प्रजापति में भी आ जाते हैं तो वो भी मिट्टी का ही काम करेगा, अगर दूसरे कास्ट का है तो वो काम करेगा। तो ये सिर्फ इंडिया में चलता है और इंडिया में ही ये रूप लिए हुए था कि इसके अलावा तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात कहता है क्या, ये बात कहता है हमारे देश की। और यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए, यादव के लोग इतना अथी करते हैं कि नहीं, उनको बस ग्वाला का काम करना है, यानी दूध बेचने का काम करना है, भैंस चराने का काम करना है। लेकिन ये पहले था, अब जो हुआ है ये बिल्कुल हट गया। अब तो यादव इधर एकदम तहलका मचेले है, एकदम गर्दा किए हुए है ना। चलिए आगे हम लोग जानेंगे कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाता है, जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान भी लिया जाता है तो यह स्वाभाविक नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अब मान लीजिए कि जाति प्रथा को अगर मान लीजिए कि हम लोग श्रम विभाजन मान लिए और मान लिए तो यह स्वाभाविक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रुचि पर आधारित नहीं है। अब रुचि मतलब होता है कि मनपसंद, यानी मनपसंद, अगर मान लीजिए कि आपको अगर काम कोई मनपसंद मिल जाए, या आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है,
अगर ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं, इन्हें हम साइंस से लिए हैं, चलिए साइंस से, लेकिन साइंस में होता है 3 सब्जेक्ट, वैसे भी हम लोग 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, कौन, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत लोगों को होता है बायोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, उसके बाद फिजिक्स में भी कुछ कुछ इंटरेस्ट आता है, केमिस्ट्री में गड़बड़ा जाता है, नहीं तो किसी किसी को होता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में गड़बड़ा जाता है, और किसी किसी को केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो बम बारूद के बारे में जैसे नाम सुनता था उनको भी लगता है कि नहीं बम बारूद और हेलीकॉप्टर वगैरह ये सब बनाएंगे हम, तो उनको ये चीज़ में मन लगता था, उनको लगेगा कि नहीं हम एक केमिस्ट्री ही का ही ज़्यादा यूज करेंगे ताकि बम बारूद बहुत कुछ बना सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। किसी किसी को लगेगा कि नहीं हम तो बस तोपे बनाएंगे या हेलीकॉप्टर बनाएंगे, तो फिजिक्स वाला में चले जाएंगे कि नहीं हम फिजिक्स वाला काम करेंगे, तो फिजिक्स पढ़ाई करेंगे, यानी कि कोई किसी बिजली बनाना है या मोबाइल वगैरह वैसे बनाना हो तो इलेक्ट्रीशियन में आप चले जाइए। तो देखिए सबका अपना अपना, किसी को हिंदी में ज़्यादा रुचि होता है, किसी को मैथ में, किसी को मैथ में रुचि ही नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो ये सब पे हो। तो रुचि के अनुसार अगर मान लीजिए अगर काम मिल जाए, अगर किसी को काम करना है कि नहीं मूर्तिकार करना है, मूर्ति कोई लग रहा है नहीं हम पेंटिंग का काम करेंगे, कलाकारी करेंगे, तो उसका किसी को लग नहीं हम सिंगर का काम करेंगे, कोई का लगे कि नहीं एक्टर का काम करेंगे, अगर उसके मन पसंद अगर काम मिल जाता है तो मन लगाकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। और जिसको अगर नहीं मन लगा के मन लाइक काम नहीं मिलता है और बढ़िया काम नहीं मिले तो वो बिल्कुल काम तो करेगा, लेकिन 100 घंटा वाला काम वो 500 घंटा में, यानी 4 दिन के काम वो 10 दिन लगाएगा। और अगर रुचि वाला काम मिल जाए, मन पसंद के काम मिल जाए, तो 10 दिन के काम हो सकता है 5 दिन में वो करके निश्चिंत करे, क्योंकि उसको उसमें मन लग रहा है। आप उस पर प्रेशर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, वो खुद करेगा, वो अपने अपने मर्जी से काम करते रहेगा। और जिसको अगर मन पसंद नहीं मिलता है, आप कितना भी हुट कीजिए, वो अगर 10 दिन के काम अगर सोचिएगा कि आप उसको से 15 दिन में करा लीजिए, उसको मन है कि नहीं हम 20 दिन में करेंगे, तो आप कितना भी कीजिए तो नहीं क्या करेगा, लेकिन तोड़ फोड़ के गड़बड़ कर देगा। तो ये होता है जिसे हमारे लोग कह रहा है कि क्या ये जो है रुचि पे आधारित नहीं है, तो रुचि पे आधारित नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वो भूखे मरेगा आदमी। अब भूखे अगर आदमी मरता है तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत खतरा है, बेकार चीज है, इसलिए हम लोग को इसे छोड़ना चाहिए। यही बात बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर जी कि सबको रुचि के आधार पर काम मिलना चाहिए, जिसको जितना चाहिए उससे अपना अधिकार होना चाहिए, अपनी मर्जी का अधिकार होना चाहिए, अपने रुचि का अधिकार होना चाहिए। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है, सक्षम यानी कि बढ़िया समाज का कर्तव्य है, फर्ज है, क्या फर्ज है कि वह व्यक्तियों को अपने रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा माने मजदूरी यानी कि रोजगार हो, वो या अपना काम को चुनने का अधिकार दिया जाए। यानी अच्छा समाज का ये फर्ज बनता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको जो इच्छा है वही उसको रोजगार या पेशा देने का उसका क्या हो, फर्ज बनता है कि वो काम चुन सकता है। कथा कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा है जो दूषित सिद्धांत है। अब कहता है कि इसी काम के विपरीत है, उल्टा है, कौन, जाति प्रथा जो दूषित हो गया है, बेकार हो गया, गंदा हो गया है। इससे मनुष्य जो है वो माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर होना पड़ता है। यानी कि इस समाज में होता है जाति प्रथा के, अगर हम लोग मान लें कि अगर इसी को अगर रहना अच्छा है तो इसमें क्या होता है कि जैसा अगर हमारे मम्मी पापा अगर कारपेंटर का काम कर रहे हैं तो उसका बाल बच्चा भी कारपेंटर का काम ही करेगा, यानी कि जन्म लेने से पहले ही उनको माँ के पेट में ही उनका रोजगार तय हो जाता है कि उसको कारपेंटर का काम करना है। अगर कोई अगर नाई का बाल बच्चा है तो उसको बिल्कुल है कि हजाम का काम ही करेंगे, ये बिल्कुल माँ के पेट में ही क्या हो जाता है, उसको तय कर दिया जाता है। लेकिन ये बात नहीं बोल रहे, वो जब जन्म ले तो जन्म लेने के बाद जब वो काम करने या होश में आ जाए तब उसको खुद रुचि होना चाहिए कि नहीं ये काम हमको फौज में जाना तो वो फौज में जा सकता है। अगर किसी को करना कि नहीं हम घर पे एकदम गेम लीड वगैरह सब खेल कर मौज करें तो वो भी करते रहे, उससे पैसा कमाए। अभी जमाने आ गया है ऐसा कि बिल्कुल अब मौज कर रहा है, क्या में बस पबजी खेलकर पाकिस्तान से लाएगा इंडिया में, है ना। चलिए कहता है कि इसके अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा में गर्भधारण के समय, यानी गर्भधारण जब माँ के पेट में जब बच्चा अगर होता है उसी टाइम क्या करता है, समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसी टाइम उसका पेशा को क्या कर जाता है, गर्भ में ही उसका निर्धारित किया जाता है कि ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। अगर ठाकुर के बाल बच्चा है तो ठाकुर नाई का काम ही करेगा, अगर कुम्हार का बाल बच्चा है तो बस मिट्टी का ही काम करेगा, इस तरह से, है ना। अगर कोई अगर चमार का बाल बच्चा है तो जूता चप्पल सिएगा, यादव के बाल बच्चा है तो बस ग्वाल भैंस चराने वाला काम या दूध वगैरह करने का काम करेगा। तो ये बात कर दिया जाता है, माँ के पेट में ही अति हो जाता है, जो अन्यायपूर्ण है, यानी कि ये बिल्कुल सही न्याय नहीं है, ये अन्याय हो जाता है।
चलिए आगे कहता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए वो मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। अब सोचिए बाबू, कहता है जाति प्रथा एक ऐसा पेशा है, वो दोषपूर्ण यानी कि बेकार निर्धारण ही नहीं तय करता, वो सिर्फ तय ही नहीं बेकार करता, वो पूरे जीवन भर के लिए, पूरे जिंदगी भर के लिए उसी काम में आपको बांध करके रख देता है। कौन? जाति प्रथा है जो इसका काम कहता है एक ही चीज में वो बांध करके, एक ही पेशा, एक ही रोजगार में बांध करके रख देती है। इसके लिए यानी इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीकी में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। मान लीजिए कि अगर नौकरी की कोई कंपनी में काम कर रहा है और वो बस सिलाई कटाई सीखा है, और अगर वो किसी वजह से अगर वो कंपनी बंद हो जाता है और उसी को काम वो सीखा है, दूसरा काम वो सीखा नहीं, और दूसरा काम में उसको वो नौकरी नहीं मिल रहा है, तो बस भूखे मरने के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। या मान लीजिए कि अगर एक आध काम हम ले लिए, एक आध काम हम सीखे और उसके बाद हम एक इसी काम में लगे हुए हैं, इस काम में हमें बेनिफिट नहीं है, तो दूसरा काम हम अपने मजबूरी में भी नहीं कर सकते। जरूरी की बात छोड़िए, मजबूरी में भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं एक ही काम करने के लिए। अगला काम हम नहीं कर सकते। अगला काम करने के लिए कब? जब ये जाति प्रथा का जो नियम है जो हट जाएगा, तब हम अब जो है, जो देखिएगा कभी कभी अगर जाते हैं सैलून वगैरह में, देखिएगा जो ऐसा नहीं है कि जो नाई का बाल बच्चा है वही हजाम का काम कर रहा है, दूसरा कोई भी कर रहा है। कारपेंटर का काम है जो दूसरा कोई जाकर के काम कारपेंटर का काम कर रहे हैं। तो ये होता है आजकल के समय में, जनरेशन में ऐसा चेंज हुआ है, जब एक हमारे संविधान के जो निर्माता हैं ये चेंज किए हैं तब से। चलिए, कहता है कि उद्योग धंधे में परिवर्तन तकनीकी अगर हो जाता है तो कोई भूखे मरने का अति हो जाता है। क्या हो जाता है? भूखे मरने तक के नौबत आ जाता है, यानी कि कोई चारा नहीं रह जाता, क्योंकि खास पेशे में वो बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। खास एक ही पेशा में वो बंधे होने के कारण वो क्या हो जाता है? बेरोजगार होता है। दूसरा काम उसको आता नहीं, दूसरा काम करेगा नहीं, इसलिए वो क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा की किसी भी व्यक्ति को उसका ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, कोई ही धर्म हो। हिंदू धर्म में खासकर बताते हैं कि हिंदू धर्म में कोई ऐसे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि तुम एक कास्ट के हो तो यही तुम काम करोगे, और एक कास्ट के हो तो यही काम करोगे। अगर यादव जी के हो तो तुम यादवे का काम करोगे, यानी कि भैंस दूहना और गौ चराने वाला काम करोगे। और अगर तुम अथी का बेटा हो, मोची का बेटा हो, तो बस जूता सिलने का काम करोगे। कुम्हार का बाल बच्चा हो तो बस मिट्टी वगैरह के बर्तन जो बनाने का काम करोगे। या ठाकुर का बाल बच्चा हो तो क्या करोगे? नाई का काम करोगे। तो ये चीज बार बार जो होता है ये थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, है ना। पता है कि जो उसका पैतृक पेशा ना हो, उसका पैतृक यानी कि उनके पिताजी दादाजी यानी पूर्वज का पेशा उनका ना हो, ये है जो किसी भी ग्रंथ में ये हिंदू धर्म में नहीं कहता है। कहता भले ही वह महिर या परंगत हो, महिर हो यानी कि माहिर हो, यानी कि माहिर यानी परंगत हो, यानी उसमें खूब एक्सपीरियंस हो, फिर भी वो नहीं, क्यों ना हो, है ना। कहता है कि देखिए, अर्थात आप किसी कार्य में कितना भी अच्छा होते हैं, आप किसी काम में कितना भी अच्छा होते हो तो क्या हुआ? जाति तो प्रथा अनुसार के ही मिलेगा, यानी जाति प्रथा जो है उसके अनुसार से ही आपको काम मिलेगा, जो आपके पूर्वज का है उसी प्रकार यानी पिता का ही पेशा जो है वो अपनाना पड़ेगा। आप किसी भी कास्ट के हो और किसी काम में माहिर क्यों ना हो, आपके पिताजी का काम ही आपको करना पड़ेगा, ये इस जाति प्रथा का नियम कहता है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। कहता कि लेखक कहते हैं कि भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने के कारण, पेशा परिवर्तन मतलब रोजगार में बदलाव पर न होने के कारण वो लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार होते हैं। वे लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। जाति प्रथा से किया गया जो श्रम है यानी काम है, श्रम विभाजन किसी को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता, किसी के इच्छा पर निर्भर वो नहीं होता, जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ वो क्या करते हैं? व्यवस्था के कार्य व्यवस्था पूर्ण यानी कि करते हैं, यानी विवश होकर के वो काम करते हैं। जब उसको रुचि नहीं रहेगा तो जबरदस्ती किसी का काम करवाइएगा तो विवश में मजबूरी में होकर के वो काम करेगा, लेकिन वो अरुचि पूर्वक यानी जो काम किया हुआ रहता है वो बढ़िया से काम नहीं होता। जो रुचि पूर्वक काम करता है वो मन लायक और जल्दी काम होता है और बढ़िया ढंग से काम कोई करता है। तो कहता है कि विवश के ऊपर में यानी मजबूरी में करता है। कहता है इस प्रकार के जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक क्या है? प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबा करके और उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। क्या बनाता है? निष्क्रिय बना देती है।
पता है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की इच्छा पर वो निर्भर नहीं करता। जाति प्रथा में श्रम विभाजन जो है मनुष्य के इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि आप अपने मर्जी से कोई काम कर सकते हैं, इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह अपने माता पिता के पेशे में बंध जाता है, जाना पड़ता है। यानी हमारे मम्मी पापा का जो पेशा है, अगर किसानी का काम कर रहे हैं तो किसानी का ही काम करेंगे, और अगर कोई अदर काम कर रहे हैं तो वही काम आपको करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बंध जाता है वो व्यक्ति, चाहे वो उस काम में कितना भी माहिर क्यों ना हो, है ना, वो अपनी इच्छा से नहीं रहता। कब? जाति प्रथा के नियम में। ऐसी स्थिति में जहां अगर काम करने का दिल ना लगता हो, दिमाग ना लगता हो, तो कोई भी काम हो, कोई कुशलता भी प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कोई भी काम को सफल आप नहीं कर सकते, कोई काम अगर बढ़िया से ढंग से नहीं हो पाता, है ना। इसलिए लेखक कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से यानी कि रुपया पैसा के दृष्टि से भी इसको अगर देखिए तो जाति प्रथा एक हानिकारक पहलू है, यानी इसमें लोग गरीब के गरीबी रह जाते हैं, अमीर ज्यादा नहीं बढ़ पाते, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। कहता है कि समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज वह है, आदर्श यानी सबसे बढ़िया समाज वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भाईचारा का महत्व दिया जा रहा हो, वह क्या है? वो आदर्श समाज है। लेखक जो है वो कहते हैं कि भाईचारे की तुलना दूध पानी के मिश्रण से किया गया है। लेखक कहते हैं कि भाईचारे का जो मिथी है, तुलना है, उदाहरण लिया गया है दूध और पानी का मिश्रण। दूध जिस तरह से पानी में एक दूसरे से घुल जाते हैं, उस तरह से भाईचारा में घुल जाते हैं लोग एक दूसरे से, है ना। कहता दूध पानी से मिश्रण से किया है। और ये भाईचारे के दूसरा लोकतंत्र कहते हैं। भाईचारे का दूसरा क्या कहते हैं? लोकतंत्र, यानी कि लोगों के तंत्र होते हैं जो अपने अनुसार वो कुछ कर सकते हैं। लेखक अंत में कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना रखना चाहिए। लेखक कहते हैं अंत में कि समाज में एक दूसरे के प्रति क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए, है ना, भावना रखना चाहिए, ताकि समाज में जाति प्रथा का अंत किया जा सके। जाति प्रथा के अंत करने की बात बोलते हैं कौन? हमारे भीमराव अंबेडकर जी। चलिए ये कुछ उनका अथी है, पिछले जमाने पुराने जमाने की कुछ तस्वीर जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में आगे हमारा खत्म, यहाँ तक आपका था और ये आपका खत्म हो जाता है। साथ में आपको बताएंगे कि पार्ट 1 तो खत्म हो चुका है, पार्ट 2 में आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। पार्ट 3 में आपको मिल जाता है पूरा ऑब्जेक्टिव, जो पूरा का पूरा निचोड़ आपको बिल्कुल तीनों वीडियो में खत्म कर दिया जाएगा और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। ये बिल्कुल दावा करते हैं 2024 के एग्जाम में आप लोग तबाही मचा के आइए और एग्जाम देकर जब लौटिए तब हमको बिल्कुल लगेगा कि नहीं हमने भी कुछ प्रयास किया और आपको भी लगेगा कि हम भी इस परिवार में जुड़ करके एक काम किए थे। चलिए धन्यवाद।